केस स्टडी 22। इसमें एक क्वेश्चन था यहाँ पे पेनल्टी के बारे में, क्या पेनल्टी लगेगा ब्लैक मनी के एक्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी पूछा इन रिस्पेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रेंटल इनकम। बाहर में एसेट एक्वायर किया था, उसका रेंटल इनकम अभी आ रहा, उसके बारे में पेनल्टी पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा है। तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था रेसिडेंट निकालने का, कि रेसिडेंट है या नहीं। यहाँ केस था कि एक आदमी था इंडिया का, जो कि यूएस गया 2000 में, और वो यूएस में रहा 2000 से लेके 1/3/2019 तक। क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया। तो ये इंडिया में 1/3/2019 को आया, उससे पहले बीच में इंडिया नहीं आया था। लेकिन 19 से 95 में वो हर 3 महीना यूएस में रहता था, यानी 19 to 95 में वो इंडिया में 7 महीना रहा, 210 दिन। तो यानी उस टाइम में यहाँ ये रेसिडेंट बोला जाएगा। ये ठीक है, इसको इग्नोर मारो। ये इंडिया यहाँ आया था। अब यहाँ उसका जो रेंटल इनकम आ रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसमें 3 साल का मांग दिया, 19, 20, 20, 21, 21, 22, और वो आ रहा है इंडिया में 1/3/2019। तो 18-19 को तो छोड़ ही दो, यहाँ पूछा है 19, 20, 20, 21, 21, 22। अब यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन होगा 182 डेज़ का, और ये 3 साल में वो इंडिया से बाहर नहीं गया, वो परमानेंट आ गया, तो 182 डेज़ ये तीनों में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कोई भी एक चाहिए था उसमें से, तो वो तो रेसिडेंट तो है। लेकिन अब चेक करना है, ग्लोबल इनकम टैक्स होगा ना यहाँ पे, तो चेक करना है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। उसके लिए 2 कंडीशन है, 2 साल आउट ऑफ 10, 2 ईयर रेसिडेंट आउट ऑफ 10 ईयर, एंड 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर। तो 2 साल का ये दोनों में एंड है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 1920 और 1920 में तो पक्का वो 2 साल नहीं बोल सकते, ये तो इसका पहला साल है। तो ये 2 साल में रेसिडेंस बनेगा, तो ये 2 ईयर चला गया रेसिडेंस बनने में ये। अब यहाँ पे पिछला 7 साल देखेंगे तो 365 दूनी 365। अब ये जो 730 बोला गया, ये 730 डेज, ये 2 साल ही बोला गया है यहाँ पे। ये प्रोविज़न में लिख लेंगे वहाँ पे, ये 2 साल है, 365। तो यहाँ पे 2 साल रह रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 21-22 के लिए बन जाएगा रेसिडेंट। जब 21-22 के लिए रेसिडेंट बन रहा है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा सिर्फ इस साल के लिए, बाकी साल के लिए नहीं होगा। एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पे पेनल्टी सिर्फ लगेगा अनडिस्क्लोज रेंटल इनकम फॉर 21-22, और बाकी पुराने 2 साल के लिए नहीं लगेगा। ये था ब्लैक मनी। अब ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 इक्विलेशन लेवी का। यहाँ पे ये रहा बेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये सारा ट्रांजैक्शन पे इक्विलेशन लेवी काटा, लेकिन 2 मंथ का ट्रांजैक्शन पे नहीं काटा। अब यहाँ पे 2 मंथ का ट्रांजैक्शन पे डिडक्ट किया बुक्स में, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को। तो डिसअलाउंस के लिए 100% डिसअलाउंस होता है, लेकिन वो अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक नहीं जमा कर रहा है तो होता है। यहाँ जमा कर दिया 10/11 पे, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इसका 30 नवंबर था। यहाँ पे टीपी आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 नवंबर माना गया। तो डिसअलाउंस से बचने के लिए उसको 30/11 तक जमा कर देना था, जो कि यहाँ पूछा गया उसको फॉर डिसअलाउंस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो इंटरेस्ट कब लगेगा, तो यहाँ फरवरी का डिडक्शन था, तो फरवरी से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1% पर मंथ, और यहाँ मार्च से। अब ये 6% वाला में एक चीज़ याद रखना कि जो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, ये ऑल मंथ के लिए, मार्च के लिए भी है, ठीक है। और ये डिसअलाउंस वाला 6% के लिए आ रहा था। तो यहाँ पे फरवरी टू नवंबर नवंबर कैलकुलेट होगा, पार्ट ऑफ द मंथ है 1%। तो इसमें जो 10 दिन है इसको भी पूरा मंथ कैलकुलेट करेंगे, एक दिन भी होता तो भी करते। तो यहाँ पे फरवरी से मार्च होगा, यहाँ पे मार्च से कैलकुलेट होगा, मार्च टू नवंबर, फरवरी टू नवंबर 1% इक्वलेशन लेवी। तो यहाँ पे निकाले इसका 90,000 का 6%, 90,000 इसका पर मंथ का वो था, जो भी कंसिडरेशन था उसका। तो इसका मार्च टू 9 मंथ, इसका 8 मंथ, ये निकल गया। इसको 9 से इंटू कर दिए, 1% से 9 महीना, ये 918 रुपये, 918 रुपये पेनल्टी आया, इंटरेस्ट आया। अब यहाँ पे पेनल्टी था, पेनल्टी का कंडीशन था कि अगर डिपॉजिट डिडक्टेड, एक था डिडक्टेड और एक था डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। गलत बोले, एक था डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिटेड, एक था नॉट डिडक्टेड, पैसा काटा ही नहीं, एक काटा और जमा नहीं किया। तो जब काटा और जमा नहीं किया तो ठीक है, पेनल्टी 1000 पर डे है मैक्सिमम इक्वलाइजेशन लेवी। लेकिन जब काटा ही नहीं तो इक्वलाइजेशन लेवी। यहाँ पे वो काटा लेकिन जमा नहीं किया, तो वो 1000 रुपये पर डे पर गए, लेकिन वो जो डेज था उसका एक सीड कर गया,
तो फिर वो मैक्सिमम 1000 था ना, यहाँ डेज एक्सीड करके वो 10,000 पे ही आ गया, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा था, 10,000 स्ट्रॉन्ग इक्वलेशन लेवी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वो अब इसी का कैलकुलेट कर ले रहा है इक्वलेशन लेवी का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जिससे ये सर्विस ले रहा था वो अगर उसका ब्रांच अगर दिल्ली में होता है, ये जिससे सर्विस ले रहा था एडवर्टीजमेंट का, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का सर्विस ले रहा था, वो आउटसाइड था, टोक्यो जापान का आदमी से ले रहा था, इसलिए इसको TDS का इक्वेशन लेवी काटना पड़ा। तो जब ये इंडिया में ही उसका पी होता और उसी से कनेक्टेड उसको दिया जाता तो क्या होता, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता, ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे फिर TDS लगता 90,000 पर मंथ का था, तो TDS लगता 40% प्लस सेस 41.6%, और अगर ये जमा नहीं करता अप टू ड्यू डेट तक तो इसको 100% डिसअलाउंस भी होता, ड्यू डेट भी उसका वही था। ये हो गया 1, 2 और 3 क्वेश्चन का। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे TP ट्रांसफर प्राइस का था। क्वेश्चन पूछा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, जो अगर अग्री कर रहा है ट्रांसफर प्राइस जो AO बता रहा है वो अग्री करने से टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, और अगर रिपीटेटिव ट्रांसफर प्राइसिंग लिटिगेशन जो कंटिन्यू लग रहा है इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इसके लिए अप्पा लगता है। ये सिंपल सा आंसर है, ये पहला क्वेश्चन है। पहले प्रोविजन में आप यहाँ कहानी क्या था, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 3 साल में के लिए एक्सपायर्ड था, उसका 180 था। यहाँ पे दूसरा MCQ बता रहे हैं 180 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल के लिए एक्सपायर्ड था उसमें। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो रेसिडेंट कंपनी है वो एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है कि नहीं, फॉरेन AE का कुछ नहीं, मैं फॉरेन से ट्रांजेक्शन के लिए एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है या नहीं। तो ये 3 साल का है। अब यहाँ पे जाएगा तो उसका जा सकता है नहीं, और फ़ी कितना है, तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है, लेकिन फ़ीस कितना है ये देखने के लिए 180 को 3 से डिवाइड नहीं करना है, वो टोटल अमाउंट पे जाएगा। तो टोटल अमाउंट 180 था। अब यहाँ पे कौन सा केस आ रहा था, तो ऊपर का 2 केस आ रहा था, रेसिडेंट NR और नॉन रेसिडेंट वाला। तो उसमें जो फ़ी लग रहा था वो लगेगा 2 लाख 2, 5 और 10 लाख था, 100 से 300 करोड़ के बीच में। 2 लाख 5, 10 हज़ार था, 100 से 300 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे अब ये जो इसका था 180 करोड़, 180 करोड़ आ गया 100 से 300 करोड़ के बीच में। तो 100 से कम होता तो 2 लाख था, तो 100 से 300 में 5 लाख आ गया। और ये 10,000 का जो फीस था वो PSU और नीचे गार रूल के लिए था, उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे आ गया एक्सीड 100 करोड़ और फीस लग गया 5 लाख रुपया। अब इस क्वेश्चन में और क्या था, तो ये ALP तो जस्ट एक क्वेश्चन घुसा है। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस था, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए AO जो है वो TPO को किस रेफर कर दिया, TPO फिर ऑर्डर पास किया 13 को, इसका रिवीजन कर दिया 5% से। तब यह 5% से रिवीजन कर रहा है, तो इसको यहाँ पे लिमिट का एक आता है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो यहाँ 100 करोड़ था, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट में जो लिमिट था वो 1 करोड़ था। सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ है, वो 100 के अंदर नहीं है, 100 लाख है, यानी 1 करोड़। तो यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हुआ वो 5 करोड़ के लिए हुआ, 100 करोड़ का 5% 5 बढ़ाया, तो ये 5 करोड़ क्या हो गया। फिर यहाँ पे ये जो फाइनल ऑर्डर हुआ 31 तारीख को, जो यहाँ एक्सेप्टेंस दिया, फिर AO फाइनल ऑर्डर इशू किया, उससे पहले ड्राफ्ट कर चुका था। तो फाइनल ऑर्डर से 90 डेज, तो 90 आया था 29 डेज़ को, 29 तारीख को, 29 नवंबर को। तो अब 90 डेज़ का वहाँ पे टाइम देखेंगे, बताएंगे इसको कि 90 डेज़ के अंदर या तो तुमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 करोड़ हो गया, ये एक्सीड कर गया, ये सब बता दिए। 21-22 का है, 1 करोड़ एक्सीड कर चुका है, 5 करोड़ है, तो 29 नवंबर इसको डेट बताना था, आंसर ये हो गया। दूसरा 18 + 12 + 4% टैक्स लग जाएगा। फिर तीसरा, अगर ये एडिशनल इनकम नॉट रिक्वायर्ड, हाँ, फिर जब ये अगर पे कर देता है तो उस पर एडिशनल इनकम पे फिर कोई इंटरेस्ट या सेकेंडरी एडजस्टमेंट या फिर उस पर इंटरेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। और अगर ये एक्सेस मनी रिपेट्रिएट नहीं किया जा रहा है इंडिया में इन अबव टाइम लिमिट, तो एडिशनल इनकम ये और एडिशनल टैक्स भी नहीं पे किया जा रहा, दोनों चीज़ नहीं कर रहा, तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है 1%, 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड फॉर लेंडिंग रेट ऑफ SBI एज ऑन 1 अप्रैल फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। ये इंडियन करेंसी का जैसा फॉरेन करेंसी होता तो 3 होता, और ये ऑफ दैट प्रीवियस ईयर एक्सप्लेन हो चुका पहले भी। यहाँ यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बाय
पेइंग ए रिक्विजिट फ़ी। तो ये सम्स हो गया। अब यहाँ पे 6-7 ये सारा डिस्क्रिप्टिव सम्स हो गया। अब बचा MCQ में सिर्फ ये भी हो गया CIT। अब ये जो TPO का जो ALP डिसीजन आया TPO से, इसका जो अपील होगा वो CIT अपील में होगा। ये भी हो गया। बचा सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लायबल टू डिसअलाउंस। हाँ, ये जो इंटरेस्ट का डिसअलाउंस होता है 94B में, यहाँ पे ये एक होशियारी किया है एग्जाम क्वेश्चन में कि यहाँ करोड़ में दिया डेटा और यहाँ लैक्स में दिया है, तो ये ध्यान देना है। तो ये अमाउंट आ गया 305 लाख, प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे 9% 60 करोड़ का, तो 60 करोड़। हाँ, तो ये 495 लैक्स में लिख दिया यहाँ पे। ये जो आया उसका 30% है, वही अलाउड होगा। तो इतना 49 इंटरेस्ट था, 30% अलाउड होगा, तो 495 - 240 255 लाख डिसअलाउ हो गया कंप्लीट।